Now we will discuss the पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। वारेन बेनिस इसमें चीफ प्रोपोनेंट है, मेन प्रवक्ता आपको वारेन बेनिस है। वारेन बेनिस का मानना था कि जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो वेबर का पॉपुलर हुआ था, तो वो इसलिए हुआ था कि उस समय की ऑर्गेनाइजेशनल नीड को कहीं ना कहीं आपको ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के माध्यम से फुलफिल किया जा सकता था। उस समय के ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते थे वो इम्पार्शलिटी की डिमांड करते थे। उनका मानना था कि जो मैनेजर्स जो हैं, सीनियर जो हैं, वो पार्शल बिहेवियर करते हैं। तो इम्पार्शलिटी के दृष्टिकोण से जो है आपको ब्यूरोक्रेटिक मॉडल चूँकि रूल्स के आधार पर काम करता है ना, रूल्स रेगुलेशंस के आधार पर काम करता है, तो वहाँ इम्पार्शलिटी की आपको चांसेस काफ़ी कम थे। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल उसमें इसलिए भी ज़रूरी था कि हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, माने जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो दौर चल रहा था, उसमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी आपको जिसमें जो है हम प्रेडिक्शन कर सकें डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में, जिसमें जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का मिसयूज जो है एम्प्लॉय ना करें, इस तरह के हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। इसके अलावा आपको डिसीजन मेकिंग जो है आपको उसमें सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज किया जा सके, ये सारी चीज़ें उस समय की नीड थी, है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, क्रांति हो रही थी, और उस दौर में गवर्नमेंट के स्तर पर और बिग ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर, दोनों ही स्तर पर जो है एम्प्लॉय की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, सोसाइटी की तरफ से भी, इन्वायरमेंट की तरफ से भी ये डिमांड थी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमें चाहिए, एक ऐसा ढांचा चाहिए ब्यूरोक्रेसी का जो रिलायबल हो, जिसके बिहेवियर के बारे में हम आपको प्रेडिक्ट कर सकें, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का मिसयूज ना करे, उससे अपने आप को अलग रखे, जिससे कि करप्शन ना हो, उसमें रिसोर्सेज का सही आपको यूटिलाइजेशन हो सके, है ना, जिसमें इम्पार्शलिटी ना हो, सब्जेक्टिविटी ना हो, रैशनलिटी के आधार पर जो वर्क करता हो। तो उस समय की वो नीड थी, उस नीड को ब्यूरोक्रेटिक मॉडल काफ़ी हद तक फुलफिल कर रहा था, इसलिए ये पॉपुलर हुआ, ऐसा वारेन बेनिस का मानना है ना। लेकिन वारेन बेनिस ने कहा कि अब जो है उस समय की जो आपको सिचुएशन जो थी, और अब जो सिचुएशन है 20वीं सदी की या 21वीं सदी भी आप कह सकते हैं अभी, है ना, तो ये सिचुएशन काफ़ी चेंज है। इस सिचुएशन में अब बहुत सारे थ्रेट जो हैं हमारे सामने, ऑर्गेनाइजेशन के सामने आ गए हैं। जैसे अब जो आप गवर्नमेंट के सेक्टर की बात करें, तो जो गवर्नमेंट का जो जॉब प्रोफाइल है, जो सर्कमस्टांसेस है, जो परिस्थितियां हैं, वो रैपिडली चेंज हो रही है ना। गवर्नमेंट के रोल को हम कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते। निरंतर नए नए रोल, आपको नए नए चैलेंज जो है, न्यू चैलेंज जो है गवर्नमेंट के सामने आ रहे हैं, है ना। साइज गवर्नमेंट का बहुत एक्सपेंड कर गया है, एक्टिविटीज़ बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज़ आपको गवर्नमेंट के सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पे जुड़ती जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप अगर बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी जो ट्रेडिशनल जो वर्क उनका होता था, वर्क का जो एरिया होता था, अब जो नए जो ऑर्गेनाइजेशन जो हो रहे हैं सर्विस सेक्टर में और भी बहुत सारे नए नए एरिए में, तो उनका जो जॉब प्रोफाइल है, उनका जो वर्क का जो एरिया जो है वो काफ़ी डिफरेंट है उस समय की तुलना में। टेक्नोलॉजी के स्तर पर काफ़ी एडवांसमेंट हो चुका है ना। आपको रिलेशनशिप या गवर्नमेंट के अंदर हो, या गवर्नमेंट और आपको सोसाइटी के बीच हो, या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच हो, अब काफ़ी कम्प्लेक्स हो गए हैं, है ना। आपको टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। अब इस तरह के ब्यूरोक्रेट की ज़रूरत है ना, जो बहुत आपको मॉडर्न किस्म की हाईटेक स्किल रखता हो। तो इस ज़रूरत में जो है ये ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वेबर का फिट नहीं हो रहा है, ऐसा वारेन बेनिस का मानना है। वारेन बेनिस का मानना था कि आज की डेट में जो है ना, जो फ्यूचर का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, है ना, वो टेम्प्रोरी बेस पर होगा, नीड बेस पर होगा। कोई परमानेंट, कोई फिक्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो है ऐसा नहीं होगा कि जो हर सर्कमस्टांसेस में, हर वर्क में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कल्चर में, हर सोसाइटी में, हर कंट्री में फिट हो सके।
हमें नीड के आधार पर, सर्कमस्टांसेस के आधार पर, टारगेट के आधार पर हमें फ्लेक्सिबल और टेम्पोररी बेस्ड जो है हमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ना होगा, जहां रूल्स हो, स्ट्रक्चर हो, है ना, या रिलेशनशिप हो, ये सब टारगेट के हिसाब से, नीड के हिसाब से चेंजेबल हो। तो इसको जो है फ्यूचर के ऑर्गेनाइजेशन को जो है वारेन बेनिस ने जो है टेम्पोररी सिस्टम के तौर पर देखा। टेम्पोररी सिस्टम का मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना, गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लिया, आपको जैसे आपको मिशन मंगल आपने फिल्म देखी होगी, तो एक मंगलयान को स्पेस पर छोड़ने का काम जो है आपको मंगल मिशन के तहत था। तो ये एक निश्चित टाइम फ्रेम के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, मिशन मंगल। इसमें जितने भी लोग थे वो एक उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे और एक निश्चित टारगेट को लेकर निश्चित टाइम लिमिट के अंदर जो है उसको प्रोजेक्ट को पूरा करना था। अर्थात ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो बना, अर्थात प्रोजेक्ट मिशन मंगल को पूरा करने के लिए जो लोग वहां इकट्ठे हुए इसके तहत, वो टेम्पोररी बेस पर हुए थे। यानी एक निश्चित समय में जब मंगल मिशन पूरा हो जाता तो वो अपने आप डिसऑर्गेनाइज हो जाता ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ इनका मानना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट बेस्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो रहे हैं इनफॉर्मल स्तर पर, है ना। उनकी जिम्मेदारी में जो प्रोजेक्ट उनको जो दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट को एक निश्चित डेफिनेट टाइम फ्रेम के अंदर जो है जो भी परफॉर्मेंस का जो पैरामीटर हमने तय किया हुआ है उसको ध्यान में रखकर उसको पूरा करना होता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो खड़ा हो रहा है, प्रोजेक्ट बेस हो रहा है और ये मिशन से जुड़ा होता है, एक टाइम लिमिट से जुड़ा हुआ होता है। उस टाइम लिमिट के अंदर मिशन को पूरा करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन की भी जरूरत आपको खत्म हो जाती है। तो वहाँ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है इस तरह के वर्क प्रोफाइल में जो है सूट नहीं करेगा, ऐसा आपको वारेन बेनिस का मानना था। इस समय के ऑर्गेनाइजेशन में जो फोकस जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है, जो भी प्रोजेक्ट का जो होता है या प्रोजेक्ट के लिए जो टास्क फोर्स जो हम गठित करते हैं, उसका जो फोकस जो होता है वो रूल्स के ऊपर नहीं होता है, रेगुलेशंस के ऊपर नहीं होता है, हायरार्की के ऊपर नहीं होता है, कंट्रोलिंग के ऊपर नहीं होता है, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर होता है ना। हर टास्क फोर्स को एक प्रॉब्लम दी जाती है, प्रॉब्लम को टारगेट हो सकता है या कोई प्रॉब्लम जो भी चल रही है उसको सॉर्ट आउट करना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना यही उस टास्क फोर्स का पर्पस होता है। उसमें टीम लीडर भी होता है, लेकिन टीम लीडर जो है वो बॉस की तरह व्यवहार नहीं करता, बल्कि वो अलग अलग स्फेयर के जो टेक्निकल एक्सपर्ट जो होते हैं, है ना, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टनेस का कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उस मिशन को कंप्लीट करने में हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनके लिए इनकरेजिंग इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उनके लिए कैसे उनके लिए जो है फैसिलिटेट यानी कि सुविधा प्रदाता की भूमिका हम निभा सकते हैं। ये काम प्रोजेक्ट के बॉस का ज़्यादा होता है ना। चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, लिंक करना, है ना, अपने एम्प्लॉय के ईगो को सेटिस्फाई करना, उनके रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उनसे काम लेना, है ना, ये नहीं कि बॉस की तरह व्यवहार करना। इस तरह का नेचर जो है आज के प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत होती है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का अथॉरिटी ओरिएंटेड जो एक सेटअप जो होता है वो फिट नहीं होता है। इस तरह के वर्किंग में जो होता है आज के संदर्भ में, जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो वर्क जो होते हैं उसमें एकदम एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। अलग अलग डाइवर्स फील्ड के एक्सपर्ट को हम इकट्ठा करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या उस मिशन को कंप्लीट करने में। आपने मिशन मंगल में आपने देखा होगा, आपने अगर मूवी अगर देखी है तो किस तरह जो उसका जो लीडर जो होता है यानी हीरो जो होता है अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट को जुटाता है ना, उनके ईगो को सेटिस्फाई करता है, उनके आपस के जो ईगो क्लेश जो होते हैं उनके बीच को वो कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, किसके अंदर किस तरह की क्षमता है ना, कैपेबिलिटी है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, उसको कहाँ यूज किया जा सकता है, कैसे उनके ट्रस्ट को जो है जीता जा सकता है, कैसे उनके अंदर जो है गोल और मिशन के प्रति जो है एक डेडिकेशन की फीलिंग लाई जा सकती है। इस तरह का वर्क जो है बॉस का ज़्यादा हो गया, न कि ऑर्डर देना, है ना, रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना, इंस्ट्रक्शंस देना, उसको फॉलो करवाना, है ना, उनको पनिश करना। इस तरह की चीज़ें आज के आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है नीड में नहीं है।
और इस तरह से वर्क अगर होगा तो प्रोजेक्ट या मिशन जो है वो पूरा नहीं होता। मिशन मंगल को आप ध्यान में रखें, अगर वहाँ का उसका लीडर अगर ऑर्डर्स अगर देता, इंस्ट्रक्शंस अगर देता, बॉस जैसा व्यवहार करता, तो अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट थे, साइंटिस्ट थे, है ना, उनको इंटीग्रेट करना, उनको जोड़ना, टीम की तरह उनको यूज करना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना। तो डाइवर्स स्किल को यूज करना ये जरूरी है। अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो हो रहा है ऑर्गेनिक किस्म का हो रहा है, रोल ऑर्गेनिक हो रहे हैं। और ऑर्गेनिक का मतलब ये हुआ कि अब आपको जैसे वेबर ने कहा था डिवीजन ऑफ रोल, डिवीजन ऑफ फंक्शन, यानी हर व्यक्ति का रोल जो है फिक्स होना चाहिए, रूल्स के तहत उसका रोल डिफाइन होना चाहिए और उसको अपने ही रोल से मतलब रखना चाहिए और उसी तक अपने आप को कन्फाइंड रखना चाहिए। लेकिन आज की जो ज़रूरत है उसमें ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ वर्किंग की ज़रूरत है और ऑर्गेनिक रोल की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक रोल का मतलब ये हुआ कि नीड के हिसाब से हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा सकते हैं। एक बॉस जो है कभी प्यून भी बन सकता है, एक बॉस किसी का सबऑर्डिनेट भी ज़रूरत पर आपको बन सकता है, यानी किसी को असिस्ट करने वाला काम भी कर सकता है। एक बॉस ज़रूरत पड़ने पर जो है आपको झाड़ू भी लगा सकता है ना। उसी तरह एक अलग अलग व्यक्ति जो है ना, वो कोई फिक्स रोल से बंधे नहीं होते हैं, बल्कि मिशन को कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जिस भी तरीके से वो कंट्रीब्यूट वो कर सकते हैं, उस कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक नेचर ऑफ वर्क प्रोफाइल, है ना। यानी कि और आज वैसे भी आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट कटिंग की जो है ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। सिंगल विंडो सिस्टम जो है आपको डेवलप हो रहा है, जहां पर एक एम्प्लॉय से जो है आपको मल्टीपर्पस रोल निभाने की उम्मीद की जाती है, जिससे कि कॉस्ट कटिंग कम हो सके, है ना। तो यानी एक वर्कर जो है, एक एम्प्लॉय जो है, उससे उम्मीद की जाती है कि छोटी छोटी ट्रेनिंग उसको देके हम, है ना, मल्टीपर्पस में उसको हम यूज कर सके और वह जो है एक फिक्स रोल से बंधा हुआ नहीं रहे, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड को समझे, सिचुएशन की नीड को समझे और उस नीड में जिस भी तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी क्षमता का, स्किल का, एक्सपीरियंस का, आप क्रिएटिविटी के माध्यम से वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो कंट्रीब्यूशन दे। तो ये ऑर्गेनिक आपको नेचर जो है अब रोल के संदर्भ में आपको डेवलप हो रहा है, या फ्यूचर के ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे उसमें उसी तरह के रोल एक्सपेक्टेड होते हैं, बॉस की तरह नहीं, फिक्स रोल नहीं, सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से अपना चूल्हा बदलना, है ना। कोऑर्डिनेटिंग लिंकिंग रोल ऑफ बॉस, यानी बॉस अब बॉस की तरह नहीं, रूल्स ऑर्डर की तरह नहीं, इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरह नहीं, बल्कि अलग अलग मिशन को पूरा करने से जुड़े हुए जितने लोग हैं, है ना, उनको लिंक करना, उनके बीच को एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट करना, टीम की फीलिंग क्रिएट करना, है ना। हर व्यक्ति के अंदर उसको ये एहसास नहीं कराना कि आई एम लीडर, कि मैं लीडर हूँ, बल्कि उनके अंदर लीडरशिप का डेवलपमेंट करना। ये एक लीडर का जो है, ये एक बॉस का जो है एक्चुअल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आज की डेट के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। स्किल वैल्यूड देन रैंक। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई बॉस है तो चूंकि वो किसी खास हायरार्की पर है, किसी खास पोस्ट पर, इसलिए उसको आपको महत्व दिया जाएगा। आज की डेट में नॉलेज इज पावर। जिस व्यक्ति के पास नॉलेज है, जिस व्यक्ति के पास कोई स्किल है, चाहे वो प्यून क्यों ना हो, उसके स्किल और नॉलेज को हम जरूरत के हिसाब से किसी भी लेवल पर यूज कर सकते हैं। अगर प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी को तय करने में अगर हमें लगता है कि एक प्यून का, एक क्लर्क लेवल के आपको व्यक्ति का, 4 ग्रेड के स्केल के व्यक्ति का, 3rd ग्रेड के जो है आपको व्यक्ति का, आपको नॉलेज, उसका बैकग्राउंड, उसके पास अगर कोई आइडिया है तो वो अगर वर्क कर सकता है तो उसको भी हम यूटिलाइज करेंगे और उसी हिसाब से उसको इम्पोर्टेंस देंगे। यानी आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है व्यक्ति का नॉलेज, व्यक्ति का, पर्सन का जो है एक्सपीरियंस, उसकी क्रिएटिविटी, उसके आइडियाज़, है ना, उसका जो है स्किल्ड, है ना, उसकी ट्रेनिंग, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है, न कि ये इम्पोर्टेंट करती है कि वो किस पोस्ट पर है, उसका रैंक क्या है ना, ये चीज़ है।
इंटरकनेक्शन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन के मेन आपको फोकस एरिया में होता है कि मिशन को कंप्लीट करने के लिए, आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, है ना, बहुत सारे यूनिट, या वो गवर्नमेंट के हों, गवर्नमेंट के अंदर भी मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग यूनिट के कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनको जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, है ना, उनके भी कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब के कोऑपरेशन को आपको इंश्योर करना, उनको जोड़ना, इंटरलिंकिंग करना उनके एफर्ट्स के बीच, है ना, उनके बीच अगर कोई कंट्रोवर्सी है, कोई स्ट्रेस है, तो उसको मैनेज करना, है ना, और प्रॉब्लम को किस तरह से मैनेज किया जाए, प्रॉब्लम के स्टेटस से, प्रॉब्लम की सिचुएशन से कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की सिचुएशन में पहुंचा जाए, ये सारा अप्रोच जो है आज के ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा जरूरी है। तो फ्यूचर का ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, वहाँ पोस्ट रैंक से ज़्यादा स्किल्ड, नॉलेज, रिजल्ट, है ना, आउटकम, परिणाम, आपको मिशन का कंप्लीट होना, ये जो है आपको ये चीज़ें जो है ज़्यादा मैटर करेगी। और उस मिशन के कंप्लीशन में जो भी व्यक्ति क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस लेवल का कंट्रीब्यूशन दे पा रहा है, उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में उसका स्टेटस होगा, उसकी इंपॉर्टेंस होगी, न कि इस आधार पर कि उसका रैंक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पोजीशन क्या है ना। तो आज की जरूरत के हिसाब से हमें ब्यूरोक्रेटिक मॉडल नहीं, है ना, वारेन बेनिस के हिसाब से हमें ऑर्गेनिक मॉडल चाहिए, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जहां एक जो है एक जीवंत तरीके से जो है ऑर्गेनिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्क करे, ऑर्गेनिक तरीके से उसमें जो वर्क करने वाले लोग हैं वह वर्क करे, रूल्स की बजाय रिजल्ट पर फोकस हो, रूल्स अगर हो भी तो वो रिजल्ट को फैसिलिटेट जो है करने वाले हों, सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से वो फ्लेक्सिबल रूल्स होने चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें जो है आपको वारेन बेनिस ने कही कि फ्यूचर के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेम्प्रोरी बेस पर क्रिएट किए जा रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट विशेष, है ना, मिशन स्पेसिफिक को कंप्लीट करने के आधार पर जो है ऑर्गेनाइजेशन गठित किए जाते हैं, या तो सेपरेट या एक बड़े फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अलग अलग प्रोजेक्ट की टीम बनती है और वो इसी आधार पर वर्क कर सकती है, न कि मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के आधार पर, है ना। तो इसी को जो है पोस्ट आपको ब्यूरोक्रेटिक आपको थ्योरी के ऊपर आपको देखा जा रहा है। बाकी एक वेबर से अलग जो है और भी बहुत सारे आपको कंसेप्ट आए जो वेबर के ब्यूरोक्रेसी से एक डिफरेंट मोड रखते हैं। जैसे एल्टन मेयो के बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि किस तरह उसने जो है वेबर से अलग और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमैनिटी को सर्च किया कि किस तरह एक बेटर रिलेशनशिप के आधार पर हम एम्प्लॉई के ट्रस्ट को जीत कर, है ना, हम एम्प्लॉई से ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है हम उनसे ले सकते हैं, है ना। उसी तरह आपको लिकट है या अर्गरिस है ना, इन लोगों ने एक आपको फ्लेक्सिबल या एक फ्लेक्सिबल और सहभागी प्रबंधन की तरफ जो है इन लोगों ने फोकस किया था, है ना। तो इस तरह के बात के जो है बहुत सारे थिंकर्स जो जितने भी आए, है ना, उन सब को इसके एनालिसिस में आप जोड़ सकते हैं। यानी आगे जो हम लोग अलग अलग थ्योरीज जो पढ़ेंगे उस थ्योरी के क्रक्स को जब इसका एनालिसिस आप कर रहे हो तो उसको आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो आपने न्यू पीएम जो एनपीएम जो आपने पढ़ा, आपको पब्लिक चॉइस थ्योरी जो आपने पढ़ा आपको लास्ट क्लासेस में, है ना, ये सब कंसेप्ट भी जो है आपको एंटी ब्यूरोक्रेसी जो है कंसेप्ट ही है ना, जिसमें आपको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने की बात इसमें की गई है और फ्लेक्सिबल तरीके से आउटकम ओरिएंटेड होकर, रिजल्ट ओरिएंटेड होकर वर्क करने की बात की गई है। तो ये जितने भी थ्योरियाँ आपने पढ़ी है ना, उसको आप यहाँ पर एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ वारेन बेनिस को यूज करना है ना, जो इन लोगों ने बात की कि भाई उस समय की ज़रूरत के हिसाब से अब
आपको ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो ठीक था, लेकिन अब ज़रूरत बदल गई है। कुछ नए थ्रेट आ गए हैं हमारे सामने, न्यू डिमांड्स के हिसाब से, न्यू सिचुएशन के हिसाब से। और इस नए थ्रेट में, न्यू डिमांड में जो है आजकल टेम्पररी बेस्ड, मिशन बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का प्रचलन बढ़ा है, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है सुटेबल नहीं हो सकता है। उसमें ऑर्गेनिक मॉडल जो है, मैट्रिक्स मॉडल जो है ना, फ्लेक्सिबल मॉडल जो है वो ज़्यादा आपको सुटेबल हो सकता है ना। बस इतना ही इसमें समझना है आपको। इसके बाद हम लोग एल्टन मेयो के बारे में समझेंगे। एल्टन मेयो के बाद कुछ और थिंकर्स है, उसको हम लोग समझेंगे। थैंक यू।